नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम दोस्तों अपने टाइम टेबल के अनुसार आपके सामने एक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं, जो कि 11th क्लास होगी हमारी, जिसकी आज हमारी पहली वीडियो होगी। ओके, तो आज हम आप 11th क्लास के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसका नाम होगा सेट्स, समुच्चय। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मतलब उसका कंटेंट के बारे में, उसकी विषय सूची के बारे में। फिर चलते हैं सीधा अपने नए चैप्टर की तरफ। तो देखिएगा, सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों हमारा? मैथ्स। और क्लास कौन सी होगी हमारी? 11th। किस कौन कौन से बोर्ड के लिए ये क्लास हमारी जितनी भी हैं बेनिफिशियल है? दोनों के लिए दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड भी और यूपी बोर्ड भी, दोनों के लिए हमारी ये क्लास बेनिफिशियल है। और बुक कौन सी करा रहे हैं दोस्तों हम? NCERT बुक यही चल रही है हमारी और यही चलेंगी सारी क्लासों में, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसका कंटेंट क्या है, पहले कंटेंट जान लेते हैं, फिर चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। तो कंटेंट्स क्या होता है? विषय सूची। तो इसमें दोस्तों टोटल चैप्टर हमारे 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं हमें, जो कि 11th क्लास में करने हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप नोट्स कर सकें, अपने नोट भी कर लेना चैप्टर, ठीक है। ये है, वैसे बुक होगी आपके पास, नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में से कट चुके हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं दोस्तों जो एनसीईआरटी में से कट चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ वो भी लिखे हैं, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है ये पहली वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। अभी नई एनसीईआरटी आई है, ठीक है, उसके अनुसार मैंने चैप्टर नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप मेरी बात समझना एक दोस्तों, जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप जो कंटेंट है आपका वो ज्यादा बेशक हो जाए, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वे तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ना चाहिए, ताकि आगे तक भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कम पढ़ने से दिक्कत होगी, अधिक पढ़ने से कभी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने सारे चैप्टर लिखे हैं, है ना। तो ये हमें सारे करने हैं। अगर कोई सा चैप्टर कट भी जाएगा, ठीक है, कट चुका है मतलब बुक से, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हम उसे अगर कर लेंगे तो दिक्कत क्या है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत है। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपसे कोई चैप्टर छूटे, है ना, ताकि आपको मतलब उसमें भविष्य में जाके कोई भी समस्या का सामना करना पड़े। तो ये देखना चैप्टर 1 बाय 1 कौन से हैं दोस्तों। पहला चैप्टर क्या है हमारा? सेट्स, जिसका नाम हिंदी में क्या होता है? समुच्चय। दूसरा क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, जिसका नाम होता है संबंध तथा फलन। ये 12th क्लास में पहला चैप्टर है दोस्तों, मैंने वीडियो डाली थी, आपने देखा भी होगा, है ना। 12th क्लास का पहला चैप्टर है, लेकिन वो और उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। चौथा चैप्टर कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, गणितीय आगमन का सिद्धांत। और पांचवा चैप्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे दोस्तों? सम्मिश्र संख्या तथा द्विघातीय समीकरण, है ना। छठा चैप्टर है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, इसको बोलेंगे हम रैखिक असमीकाएं। और सातवां चैप्टर है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, हिंदी में बोलेंगे इसे क्रमचय तथा संचय। और आठवां चैप्टर है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, जिसे क्या बोलेंगे हम? द्विपद प्रमेय। और नौवां चैप्टर है हमारा दोस्तों सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसका नाम क्या है? अनुक्रम तथा श्रेणी, ओके। और 10वां चैप्टर का नाम क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइंस, जिसे क्या बोलते हैं हम? सरल रेखाएं। 11वां चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कोनिक सेक्शंस, जिसको क्या बोलते हैं? शंकु परिच्छेद, है ना। और 12th चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम क्या है? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, है ना, मतलब 3D का परिचय। 3D बोले तो
त्रिविमीय, जिसमें अभी हमने जो पढ़ा था 10 तक, हमने क्या पढ़ा है, 2D पढ़ा है। 2D का मतलब है जिसमें केवल दो साइड हो, मतलब दो विमा हो, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यही तो पढ़ा है हमने। लेकिन अब 11th में जो है 3D स्टार्ट हो चुकी है हमारी, जिसका केवल परिचय दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया है। 12th में इसका थोड़ा एक्सपेंशन भी है, लेकिन यहाँ केवल इंट्रोडक्शन है 3D का, है ना। इसमें 3 एक्सिस होंगे दोस्तों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। 13 जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ओके, सीमा और अवकलज। और जो 14 चैप्टर है उसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति बोल दो, चाहे गणितीय विवेचन बोल दो, ठीक है। वैसे ये चैप्टर अनइम्पोर्टेंट है, आता नहीं है, लेकिन है ना हमने लिख लिया है क्योंकि सिलेबस में है तो कराना तो है, ठीक है। थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 चैप्टर का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसको स्टैटिक्स बोलते हैं, वो दोस्तों बिल्कुल गलत है, ये स्टैटिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो 3 बार में बोलना है इसे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सांख्यिकी, है ना। और लास्ट चैप्टर जो होगा हमारा दोस्तों, वो होगा प्रोबेबिलिटी, है ना। हिंदी में बोलेंगे इसे प्रायिकता, जो कि 12th में भी है। अब इसमें कई चैप्टर तो ऐसे हैं दोस्तों जो 12th क्लास में भी हैं, कई चैप्टर ऐसे हैं जो 12th क्लास में भी हैं, या जिनका यूज 12th क्लास में है। तो इसीलिए समझ लेना दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से करना, ताकि 12th में भी आपको दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा दोस्तों कंटेंट, जो कि हमें सारा क्या है, हमें करना है 1 by 1 अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर होगा सेट्स, तो करते हैं अब उसको स्टार्ट। तो चलते हैं आज के अपने नए चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर होगा हमारा सेट, समुच्चय बोलते हैं जिसे हिंदी में, ओके। तो देखना, इस चैप्टर के क्वेश्चन हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन जानते हैं दोस्तों। मतलब जो सेट चैप्टर है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन जो है पहले हम पढ़ेंगे, उसे पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर चलेंगे दोस्तों इस चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आ जाइएगा, देखो सेट्स क्या बोलते हैं, इसे हम सेट्स बोलते हैं, सेट्स हिंदी में बोलते हैं इसे समुच्चय। और आपको एक बात और बताऊं दोस्तों, जो सेट्स, इसको हम जो लिखते हैं ना, वो इस ब्रैकेट में लिखते हैं, इस वाले ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। और हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्ठ। मुझे पता है आप जानते होंगे कि ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, ब्रैकेट 4 टाइप के होते हैं, है ना। नंबर 1 क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर 1 क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे बड़ा कोष्ठ बोलते हैं। नंबर 2 क्या होता है, मंझला कोष्ठ, कर्ली ब्रैकेट, ये वाला। नंबर 3 क्या होता है, छोटा कोष्ठ, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। और नंबर 4 होता है रेखा कोष्ठ, बार ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 4 ब्रैकेट होते हैं, लेकिन जो सेट हमें लिखना होता है, सेट, उसे हम इसी ब्रैकेट में लिखते हैं, मंझला कोष्ठ में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में, ओके। अब आ जाइए इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी सेट्स की, देखो, इस सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। इस बात का मतलब ये है दोस्तों, देखना मैंने ऊपर इंग्लिश लिखी है और नीचे हिंदी भी लिखी है, मैंने दोनों लैंग्वेज लिखी है। मैंने पहले भी बता दिया था आपको, जहां हिंदी लिखने की आवश्यकता होगी वहां आपको हिंदी जरूर लिखी मिलेगी दोस्तों, और जहां बिना हिंदी के काम चल जाएगा वहां चलाया जाएगा, ठीक है। तो देखना इसकी हिंदी क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अभी मुझे पता है आप समझे नहीं है इस बात का मतलब क्या है, सुपरिभाषित क्या है ये, देखो इस बात का मतलब ये है ना, ऐसा संग्रह, ऐसा कलेक्शन जिसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सके, है ना, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, समुच्चय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समुच्चय। जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे ये है ये। या फिर ऐसे बोल देते हैं अगर हम, सेट ऑफ ऑल नेचुरल, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, वो भी हमारा क्या होगा, समुच्चय ही होगा,
ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह, उसे भी हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। क्यों बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि उन दोनों को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं ऐसे करके, या फिर रियल नंबर्स वगैरह, ठीक है, हम उनको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ठीक है इनको हम क्या बोलेंगे, सेट बोल देंगे, है ना। अब आ जाइए, एक एग्जांपल मैंने और लिया है, ठीक है, मैंने यहां देखो टिक लगा रखा है, कहने का मतलब ये जो है ये भी सेट है, ये भी सेट है, ठीक है। अगर यहां सेट के प्लेस पे कलेक्शन लिख दूं दोस्तों, कलेक्शन मतलब संग्रह, तो क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो वो भी क्या होगा, सेट होगा। और यहां भी कलेक्शन, सभी रियल नंबर का जो कलेक्शन है वो भी क्या होगा, हमारा सेट होगा, ठीक है। लेकिन मैंने सेट ही लिख दिया है सभी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि वो हमारा सेट ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक एग्जांपल और लिखा है दोस्तों, ताकि क्वेश्चन ये क्लियर हो जाए। देखो जैसे क्या, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का जो संग्रह है, ठीक है, क्या इसको भी हम सेट बोल सकते हैं? इसको सेट हम नहीं बोल सकते हैं। आखिर क्यों नहीं बोल सकते? इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो आपको हम बताते हैं, आप समझिएगा और सुनिएगा ध्यान से। देखो यहां जो डिफाइन किया गया है, यहां हम पूरे अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या बोला है कि जो वर्ल्ड के 5 है ना, जो वर्ल्ड के 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियंस हैं, ठीक है, मतलब वर्ल्ड के 5 सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मतलब गणितज्ञ, उनका संग्रह। अब एक बात बताओ आप, है ना, ये इसीलिए सेट नहीं है क्योंकि ये हम इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप खुद सोचो, ठीक है, देखो मान के चलो कोई डॉक्टर है ना, कोई डॉक्टर है, तो और उस डॉक्टर के बारे में कोई 10 पर्सन ले लीजिए, ठीक है, कोई 10 व्यक्ति ले लीजिए और उस डॉक्टर के बारे में पूछिए उनसे, ठीक है ना, कि भाई ये डॉक्टर कैसा है ना, तो कुछ तो कहेंगे कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है और कुछ बोलेंगे कि ये डॉक्टर खराब है, ठीक है। तो अब आप बताइए, ठीक है, कुछ ने कहा बहुत अच्छा है, कुछ ने कहा खराब है, तो अब वो डॉक्टर, ठीक है, ये बताइए बिल्कुल अच्छा कैसे कह सकते हैं उसे, क्योंकि कुछ उसे खराब भी तो बता रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सही गलत की जो पहचान होती है ये सबके अनुसार हो जाती है अलग अलग, है ना। अब इसमें ये कहा है कि वर्ल्ड के 5 मोस्ट मैथमेटिशियन की बात करिए, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, कुछ जो पर्सन है उनके अकॉर्डिंग आर्यभट्ट हो सकता है कुछ जो पर्सन है उनके अकॉर्डिंग ब्रह्मगुप्त हो सकता है कुछ जो पर्सन है उनके अकॉर्डिंग क्या हो, रामानुजन हो। मतलब ये हम डिफाइंड एग्जैक्ट तो बोल ही नहीं सकते हैं कि जो वर्ल्ड के 5 मोस्ट मैथमेटिशियन हैं वो कौन है, इसके बारे में हम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि है ना सबके मत अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कोई टीचर ले लीजिए, है ना, उसके बारे में पूछिए। देखो अब यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं और बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, हो सकता है कुछ को हम पसंद आए और हो सकता है कुछ को हम पसंद नहीं आए, तो आप बताइए कि हम बेस्ट कैसे हो सकते हैं, है ना। बेस्ट वही हो सकता है जो सबके अकॉर्डिंग बेस्ट हो, ठीक है। और इसीलिए है ना, वैसे सबके अकॉर्डिंग कोई बेस्ट हो भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी है ना, अगर यहां डेफिनेशन में अगर माने तो फिर उसको ही हम वेल डिफाइंड मानेंगे, जो सब क्या कर दें, जिसको सब तय कर दें कि भाई हाँ यही क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैंने आपको बता दिया है, समझ गए हो ना आप बात, ठीक है। तो ये है हमारी सेट की डेफिनेशन, है ना। तो सेट वही होगा जिसे अच्छे से डिफाइन किया जा सके, मतलब ऐसा संग्रह जिसे अच्छे से डिफाइन किया जा सके, सुपरिभाषित, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। ये भी बता दिया है मैंने आपको इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, और मतलब इसके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इसकी डेफिनेशन को समझ चुके हैं। अब चलते हैं इसकी अदर जो बच रही है इसकी इंफॉर्मेशन उसकी तरफ। अब देखिएगा सेट के टाइप क्या है दोस्तों, ठीक है।
सेट चैप्टर स्टार्ट हो गया है हमारा। सेट की डेफिनेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दी गई है। अब उसके टाइप्स देखते हैं, है ना। अभी इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन ही चल रही है, अभी क्वेश्चन तक तो हम पहुंचे ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन आपने समझ ली तो क्वेश्चन करने में फिर अलग ही आनंद होता है। देखो, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार, है ना। कौन कौन से हैं, देखो, जैसे नंबर 1 एम्प्टी सेट है। कौन सा है, एम्प्टी सेट। इसके 3 नाम हैं। इसे एम्प्टी सेट भी कह देते हैं, इसे नल सेट भी कह देते हैं, इसे वॉइड सेट भी कह देते हैं। लेकिन हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे रिक्त समुच्चय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिक्त समुच्चय, है ना। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, ये, ठीक है, इसके ये, या फिर ये फाई, है ना। क्या बोलते हैं इसे, फाई। तो नल सेट जो होता है उसका सिंबल ये होता है, उसे या तो इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, ठीक है। अब आप समझ लीजिएगा, रिक्त समुच्चय ये तो हो गया इसका सिंबल। रिक्त समुच्चय बोलते किसे हैं, देखो दोस्तों, मैंने नाम लिख दिए हैं सब सेटों के, और बाकी मैं बाकायदा आपको डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। आप नोट कर सकते हो बेशक, ठीक है। देखो, रिक्त समुच्चय नाम से पता चल रहा है, या फिर एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, रिक्त, है ना। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, या फिर वॉइड सेट बोलेंगे, ठीक है। ये था, ये हो गया, ओके। सिंबल आप इसके ये है ना। नंबर 2 सिंगल सन सेट। सिंगल सन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे एकल समुच्चय, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक, उसे क्या बोलते हैं हम, सिंगल सन सेट बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। नंबर 3 फाइनाइट सेट। इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, परिमित समुच्चय, है ना। अब ये कौन सा होगा, परिमित समुच्चय। दोस्तों, ऐसा सेट जिसके एलिमेंटों को गिना जा सके, मतलब जिसके एलिमेंट काउंटेबल हों, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। जिसके एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल, है ना। जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट उसे बोलते हैं जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, है ना, जिसको ना गिना जा सके, उसे हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इक्वल सेट, समान समुच्चय, है ना। समझिएगा ध्यान से, और बेशक आपको लिखना हो, नोट करना हो, आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, समान समुच्चय क्या होता है, मान लिया 2 सेट ऐसे हैं, ये ए और बी 2 सेट हैं, ठीक है। समान सेट वो होता है ऐसे 2 सेट जिनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इक्वल सेट बोलते हैं। देखो, जैसे ए बराबर क्या है 1 2 3, और यहाँ क्या है बी बराबर 2 3 1, ठीक है। जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है, इसीलिए ये दोनों क्या है, ये इक्वल सेट हैं, ठीक है। ऐसे 2 सेट जिनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है। 3 एलिमेंट यहां है तो यहां भी 3 एलिमेंट ही होने चाहिए, और जो एलिमेंट, ठीक है, यहां है वही एलिमेंट यहां होने चाहिए, तब जाकर के वो क्या होता है, इक्वल सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, ठीक है, इक्विवेलेंट समुच्चय, है ना। अच्छा, ये क्या होता है, ऐसे 2 सेट, है ना, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, वो दोनों इक्विवेलेंट सेट होते हैं। जैसे कि आप देखना, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5 6 7, देखो एलिमेंट अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन यहां कितने एलिमेंट हैं, 3, और वहां भी कितने एलिमेंट हैं, 3, ठीक है। यही देखना है बस, ठीक है। तो ऐसे 2 सेट जिनमें जो एलिमेंटों की संख्या है वो सेम हो, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं, समतुल्य समुच्चय बोलते हैं उसे। समझे आप, है ना। यहां 3 एलिमेंट है तो वहां भी 3 होने चाहिए, यहां 4 है तो वहां भी 4 होने चाहिए, है ना। बस बात खत्म, ठीक है। अब यहां से देखो, इन दोनों से एक बात निकल कर आती है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों से, इससे और इससे, ठीक है, इक्वल सेट से और अनइक्वल सेट से। देखना आप, जो इक्वल सेट है उसे हम इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं, है ना। जो इक्वल सेट है उसे इक्विवेलेंट सेट भी कहा जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट हो उसे इक्वल सेट भी कहा जाए। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। जो इक्वल सेट है उसे इक्विवेलेंट सेट 100% बोल देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सेट इक्विवेलेंट है उसे इक्वल सेट भी कहा जा सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट, है ना, घात समुच्चय किसे बोलते हैं। देखो,
क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कोई समुच्चय दिया हुआ है, कोई समुच्चय दिया हुआ है, तो उसके जितने भी उपसमुच्चय हैं उनका जो सेट होगा, उनका जो समुच्चय होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? घात समुच्चय बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, है ना। जैसे कि अब आप समझ लीजिए उपसमुच्चय का मतलब क्या है। सब चीज बताऊंगा धीरे धीरे दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। क्वेश्चन तब तक नहीं करेंगे जब तक इस चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन नहीं जान लेंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक सेट, यहां पावर सेट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखो एक सेट हो गया, ये ए बराबर हो गया 1 2। ठीक है, ये कोई सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट हैं 1, 2। अब इसके मैं सबसेट लिखता हूं। क्या लिखता हूं? इसके सबसेट। ठीक है, तो इसके सबसेट क्या होंगे? देखो एक तो 5 होता है, क्या होता है? 1 होता है, क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? 1, 2। ठीक है, क्या होता है? 1, 2। तो इसके कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, याद रखना आप, जो 5 होता है ना, वो सबका सेट, सबका सबसेट है। जो 5 है वो सबका सबसेट होता है। किसी भी सेट हो, कोई भी सेट हो, है ना, उसका सबसेट 5 जरूर होगा। ठीक है, तो देखना ये दो एलिमेंट थे, लेकिन इसके सबसेट कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो इन सब का जो सेट है, ये जो सबसेट, ये सबसेट ही तो है, अलग अलग जो है, इनका सेट बना दीजिए। अब जब सेट बनाएंगे तो इन्हें क्या लिख देंगे? ऐसे, एक बार ब्रैकेट और लगा दीजिए। तो ये जो है, ये इसका पावर सेट है। क्या है ये? पावर सेट। समझे, है ना। तो किसी भी समुच्चय के जो उपसमुच्चय हैं, उनका जो समुच्चय होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? घात समुच्चय बोलते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये थे इनके टाइप्स। ठीक है, और उम्मीद है आप इनको समझ चुके हैं। ओके, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। तो दोस्तों बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बची हुई है, इसे और देख लीजिएगा, फिर सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ हम रवाना हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक तो पहले आप इसे समझिएगा। ठीक है, सेट, हमारा चैप्टर सेट चल रहा है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन बता दी है आपको, सेट के टाइप्स बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब सेट के दो वो बता दूं, सेट के मतलब जो है, सेट को किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं, या सेट के कितने मेथड होते हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो सेट के दो मेथड होते हैं, दो विधि होती हैं, या दो रूप होते हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, नंबर 1 बुल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, या बुल्डर मेथड कह दो। नंबर 2 होता है रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर मेथड कह दो, बात एक ही है। ठीक है, इसके दो नाम हैं, इसे रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं और टेबुलेशन फॉर्म भी कह देते हैं, या टेबुलेशन मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, आप फॉर्म कह दीजिए या मेथड कह दीजिए, बात एक ही है। समझे, तो ये दो मेथड होते हैं किसके? सेट के। ठीक है, सेट को इन दो रूपों में लिखा जाता है। अब देखना ये रूप कैसे कैसे हैं। देखो, जो बुल्डर फॉर्म होती है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्माण विधि, है ना, बुल्डर फॉर्म, निर्माण विधि। और जो रोस्टर फॉर्म होता है उसे हम हिंदी में भी रोस्टर विधि ही बोलते हैं। और जो टेबुलेशन है इसे बोलते हैं सारणीयन विधि, है ना। तो ये दो विधि है सेट लिखने की, है ना। अब देखना क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, कभी कभी हमें ये बुल्डर फॉर्म दे देगा। ठीक है, बुल्डर फॉर्म देगा और हमसे पूछेगा कि आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए, और कभी कभी रोस्टर फॉर्म देगा और हमसे पूछेगा कि आप इसकी बुल्डर फॉर्म लिखिए। ठीक है, ऐसे तो हमें दोनों ही फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, बस ये लास्ट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, फिर इसके बाद तो सीधा क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखो बुल्डर फॉर्म ऐसे होती है दोस्तों, है ना, जैसे कि a बराबर x, मतलब कोई सेट है a जो कि किसके बराबर है? x के। ठीक है, मैं पहले भी बताया था, देखो जब सेट के बारे में बताया था, मतलब जो है देखो ये सेट केवल इतना है, ये है सेट हमारा a बराबर x, सेट हमारा केवल ये है। ठीक है, a बराबर x। लेकिन अब ये दो जो ये होती हैं, दो डॉट जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा दोस्तों जैसे जैसे चलते रहेंगे आगे। ठीक है, तो ये दो डॉट जो होते हैं, रेशो की तरह जो होते हैं, इन्हें हम सच दैट बोलते हैं यहां पर।
ओके अच्छा, तो सच दैट के बाद की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स होती है। क्या होती है? इसके बारे में डिटेल्स, क्योंकि जो सेट है हमारा वो क्या दिया हुआ है, केवल x के बराबर है ना। जो सेट है वो केवल x के बराबर है। अब हमें क्या तो ये जो है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या है ये कि जो x है ना वो एक x इज एन ओड नेचुरल नंबर है ना, मतलब जो x है ना वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसकी हिंदी बताने की तो जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, इसीलिए नहीं लिखी है इसकी हिंदी, ठीक है। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर का मतलब है कि यहां जो x है ना वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। समझे? तो ये है ना, तो यहां से हमें पता चल गया कि x के प्लेस पे हमें क्या रखना है ना। तो ये होता है समुच्चय निर्माण विधि, उसमें डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है। अब चलो, अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो जो हमारा सेट है वो क्या है, केवल x है। जो हमारा सेट है वो केवल x है। अब x के प्लेस पे हमें क्या लेना है, ओड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्याएं, जो कि क्या क्या होती हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गई रोस्टर फॉर्म, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म में जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, बुल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। और ऐसे जो होती है उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये दो मेथड या दो फॉर्म होती हैं सेट लिखने की, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा आप, इन्हीं में सारा सेट हमें खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कुछ वो हैं सिंबल, ठीक है, एन जेड, ये कुछ सिंबल हैं। तो इनसे मतलब ये किस किस के सिंबल होते हैं ये भी हम जान लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले क्वेश्चन करने से पहले सारी डिटेल्स जान लेना, तो फिर क्वेश्चन करने में आनंद ही कुछ और होता है दोस्तों। फिर मुझे क्वेश्चन करते टाइम ये बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि ये है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका होता हूं। वहां सिर्फ आपको क्लिक करना पड़ेगा मुझे कि देखो ये मैं बता चुका हूं, ये वो होता था, ठीक है। देखना, तो n अगर आए तो n का मतलब क्या होता है दोस्तों, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल N से, ओके। जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसका मतलब सभी पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, क्यू का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, लिख रखा है दोस्तों मैंने, ठीक है। अच्छा, अब क्या है आर का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेड प्लस। तो जेड प्लस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, जो है ना जो धनात्मक इंटीजर हैं, जो धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका जो समुच्चय होता है उसे जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने लिखा नहीं है, अगर जेड माइनस होता तो क्या हो जाता, ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, है ना, वो हो जाता। अच्छा, और क्यू प्लस का मतलब क्या होता है, क्यू प्लस का मतलब होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके, धनात्मक परिमेय संख्या। और आर प्लस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों हम अब आपसे विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने इस वीडियो में जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें केवल आपको सेट की इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।